एक विरोध का बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत मजबूत एक तरीका है। भाई हमारे पास सरकार की तरह जो सारी सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास है क्या भाई? आप ये सामान बेच रहे हो, आप इनके लिए काम कर रहे हो, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और आप गुलामी को पक्का करना चाहते हो। बहुत मजबूत एक तरीका रहा है लड़ाई लड़ने का, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने जो बात मैं कह रहा हूं, इनका बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया, आप मान लीजिए सरकार घुटनों पर आ जाएगी। अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अदानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अदानी के जो भी सामान, उसका हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना है। ये कौन लोग हैं? अंबानी, अडानी, ये वो लोग हैं जो इस सरकार के साथ में मिलके इस देश को गुलाम बनाने, इस देश की जनता को गुलाम बनाने और इस देश को पूरी तरह से तबाह करने का लिए काम कर रहे हैं। बिग बाजार वगैरह जो भी है उन पर ताला लगवा दिया। जिस दिन आपने अडानी के फॉर्च्यून जो तेल है उनका, उसको खरीदना बंद कर दिया, उस दिन लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना बंद कर दिया। आप समझ लीजिए इनकी कमर की रीढ़ जो हड्डी जो है वो टूट जाएगी। और जिस दिन इनका व्यापार ठप हुआ, इनकी दुकानों पर ताले लगे, यही अपने आप मोदी से कहेंगे भाई जो किसान मांग रहे हैं उन्हें दे दे, हमें कुछ नहीं करना, नहीं तो और फजिता हो जाए। मोदी सरकार ने एक एक करके हर संस्थान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, हर क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो देश की जनता कहां जी पाएगी? सब बर्बाद हो जाएगी, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आप देखें और जितने भी क्षेत्र हैं, सब सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रम मोदी जी ने बेच दिए। शाहीन बाग का आंदोलन वो तोड़ नहीं सके। मैं आपको बिल्कुल याद करा देना चाहता हूं, शाहीन बाग का आंदोलन या सीए, एनपीआर और एनआरसी का आंदोलन सरकार उसे तोड़ नहीं सकी। इसका एक और परिणाम बताता हूं, 1 साल हो गया उस कानून को पास हुए, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, नोटिफाई भी हो गया, आज तक लागू कर नहीं सकी सरकार। अगर ये कोरोना संकट नहीं आता तो इस सरकार के घुटने हम 4 महीने में वैसे ही तोड़ देते। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ FM ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਾਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ बढ़ावा देने की गल कही है कि बहिष्कार को बढ़ावा दिता जाए। किस तरह असी इस तरीके नाल सरकार का विरोध कर सकते हैं? देखिए, ये एक विरोध का बहुत ही सशक्त माध्यम है, बहुत मजबूत एक तरीका है। भाई हमारे पास सरकार की तरह जो सारी सरकारी संस्थाएं नहीं हैं, पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पास है क्या भाई? आप ये सामान बेच रहे हो, आप इनके लिए काम कर रहे हो, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और आप गुलामी को पक्का करना चाहते हो, तो भाई हम आपका सामान नहीं खरीदेंगे। बहुत सीधी बात है, आप बेचो। बहिष्कार हमेशा से बहुत मजबूत एक तरीका रहा है लड़ाई लड़ने का, और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, अगर हमारे देश के लोगों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने जो बात मैं कह रहा हूं, इनका बहिष्कार पूरी तरह से कर दिया, आप मान लीजिए सरकार घुटनों पर आ जाएगी। यही मोदी जी जो आज की तारीख में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, यही आपके बीच में आके कहेंगे आपकी मांगे सारी मान ली। बहिष्कार इतना सशक्त माध्यम है, इसलिए हमें अंबानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, रिलायंस के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अदानी के जितने भी प्रोडक्ट हैं, अदानी के जो भी सामान, उसका हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना है। और इसी तरह से लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं, हमें इनको बहिष्कार करना है पूरी तरह से। तो रिलायंस का आप एक इसका फ़ोन है जियो, हमें उसका पूरी तरह से बहिष्कार करना है। क्यों करना? इसका लॉजिक भी आप देखिए, मैं वैसे नहीं कह रहा कि क्यों करना। ये कौन लोग हैं? अंबानी, अडानी, ये वो लोग हैं जो इस सरकार के साथ में मिलके इस देश को गुलाम बनाने, इस देश की जनता को गुलाम बनाने और इस देश को पूरी तरह से तबाह करने का लिए काम कर रहे हैं। और हम अगर उनका सामान खरीदते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम उनको सहयोग दे रहे हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अपनी गुलामी के लिए अपने ही जो हमें गुलाम बनाने को तैयार है उसका घर भर रहे हैं। तो हम क्यों करेंगे भाई? अगर कोई व्यक्ति या कोई सरकार हमें गुलाम बनाने पर तुली है, हमें पूरी तरह से तबाह करने पर तुली है, हम एक भी पैसा उसको देंगे नहीं।
और वो यही है कि हम उनका सामान नहीं खरीदेंगे। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आपने जियो का सिम निकाल के फेंक दिया, जिस दिन आपने रिलायंस के पेट्रोल पंप से डीजल और पेट्रोल भरवाना बंद कर दिया, जिस दिन आपने रिलायंस के जितने भी 8,784 जो उसके डिजिटल के शोरूम्स वगैरह जो भी हैं, उसकी दुकानें हैं, उन पर आपने ताला लगवा दिया, बिग बाजार वगैरह जो भी हैं उन पर ताला लगवा दिया, जिस दिन आपने अडानी के फॉर्च्यून जो तेल है उनका उसको खरीदना बंद कर दिया, उस दिन लाला रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं उनको खरीदना बंद कर दिया, आप समझ लीजिए इनकी कमर की रीढ़ जो हड्डी जो है वो टूट जाएगी। और जिस दिन इनका व्यापार ठप हुआ, इनकी दुकानों पर ताले लगे, यही अपने आप मोदी से कहेंगे भाई जो किसान मांग रहे हैं उन्हें दे दे, हमें कुछ नहीं करना, नहीं तो और फजिता हो जाएगा। आंदोलन में जो एकजुटता देखने को मिली है, सभी राज्यों के लोग एकजुट बैठे हैं, सभी झंडे एक जगह इकट्ठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा जथेबंदियां इकट्ठी हुई हैं, उसके बारे में क्या? ये बहुत अच्छी बात है। ये मैं कहूंगा कि लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सच्चाई को समझा है कि हम अलग अलग रहेंगे या बैठे रहेंगे तो लड़ाई हार जानी है, और लड़ाई जो भी अगर हारी गई तो उसका असर सब पे पड़ेगा। इसलिए सबकी लड़ाई है, सबको साथ में आना चाहिए। इसलिए किसानों के साथ साथ, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी बहुत बुरी तरह से परेशान है, मोदी सरकार ने सबका जीना हराम कर रखा है। मोदी सरकार ने एक एक करके हर संस्थान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, हर क्षेत्र को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो देश की जनता कहाँ जी पाएगी, सब बर्बाद हो जाएगी। चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे मेडिकल का फील्ड हो, चाहे आप देखें और जितने भी क्षेत्र हैं, सब सार्वजनिक क्षेत्र के सारे उपक्रम मोदी जी ने बेच दिए, लगातार उनको बेच रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं। तो जब सब कुछ ही बर्बाद हो जाएगा, देश कहां से बचेगा? इसलिए ये देश को बचाने की लड़ाई है, देश की जनता की लड़ाई है, हर व्यक्ति की लड़ाई है, हर संगठन की लड़ाई है, हर राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है। सबको साथ देना चाहिए। वैसे तो यहीं आके देना चाहिए, पर नहीं आते हैं, घर बैठे हैं तो बहिष्कार कीजिए। पैसे से समर्थन कर सकते हैं वो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो बहिष्कार तो कर ही सकते हैं, पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। और इतिहास इस बात का गवाह है, बहिष्कार का जिस समय नारा दिया गया था 1905 में, इस देश की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, बहिष्कार का नारा दिया गया था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। तो आज ये जो देशी हैं, जो देशी लुटेरे हैं, जो देश को लूटने आए हैं और गुलाम बना रहे हैं, हमें इनका बहिष्कार करना है और ये हम ही कर सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए जितने भी लोग साथ में आ रहे हैं, सब संगठन आ रहे हैं, सबका दिल से धन्यवाद, क्योंकि सबकी लड़ाई है। सरकार का अड़ियल रवैया तो आपने देखा ही है, पहले भी बहुत सारे जो आंदोलन खड़े हुए थे उनको कुचला है सरकार ने अपने तरीके से, अपने एजेंडे से। कभी टुकड़े टुकड़े गैंग बोलकर शाहीन बाग का आपने आंदोलन देखा है, इस आंदोलन में क्या नया देख रहे हो आप? शाहीन बाग का आंदोलन वो तोड़ नहीं सके। मैं आपको बिल्कुल याद करा देना चाहता हूँ, शाहीन बाग का आंदोलन या सीए, एनपीआर और एनआरसी का आंदोलन सरकारों से तोड़ नहीं सकी। इसका एक और परिणाम बताता हूँ, 1 साल हो गया उस कानून को पास हुए, राष्ट्रपति के साइन भी हो गए, नोटिफाई भी हो गया, आज तक लागू कर नहीं सकी सरकार। अगर ये कोरोना संकट नहीं आता तो इस सरकार के घुटने हम 4 महीने में वैसे ही तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि इतनी दूरी तक, इतनी गहराई तक पूरे देश में ये सीएनआरसी का आंदोलन फैल चुका था। मैं खुद गया हूं, कर्नाटक गया हूं, पश्चिम बंगाल गया हूं, छत्तीसगढ़ गया हूं, झारखंड गया हूं, बिहार गया हूं, मध्य प्रदेश गया हूं, जहां जहां आप देखिए बहुत गहरी उसकी जड़ें थी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते सीएनआरसी के आंदोलन में यहां से बिहार, और बिहार में भी बेगूसराय, और बेगूसराय से भी 20 किलोमीटर दूर रात के 10 बजे 50,000 लोग, जिसमें लगभग 20,000 महिलाएं, वो सीएनआरसी के आंदोलन में थे। और ऐसा आंदोलन बिहार में ही तकरीबन 400 जगह पे था, पूरे देश में लगभग 1000 जगह पे वो आंदोलन था। उसे तोड़ नहीं सकी, कोरोना आ गया तो वो स्थगित हो गया। अब ये आंदोलन उससे कहीं ज्यादा मजबूत आंदोलन है, ये आंदोलन उससे कहीं ज्यादा संगठित आंदोलन है। और इस आंदोलन की सबसे खासियत ये है कि सीएनआरसी वाले आंदोलन में वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी थी और कुछ सफल रहे। इस आंदोलन में ना तो वो हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं, ना धर्म को घुसा सकते हैं, ना ही जातिवाद को घुसा सकते हैं, क्योंकि किसान हर जाति का है, हर धर्म का है, हर प्रदेश का है। तो ये उन सबसे अलग है। ये आंदोलन इस सरकार को, या तो ये सरकार जो तीनों कानून है उनको खत्म करेगी और एमएसपी के लिए कानून बनाएगी, नहीं तो सरकार को उखाड़ के फेंक देगा। इस आंदोलन की जड़ें इतनी गहरी जड़ जम चुकी हैं।
इसीलिए हर कोई इसको साथ दे रहा है और सबको साथ देना चाहिए। जी, इस आंदोलन में लोग एकजुट होकर बैठे हैं, मगर एक बात है कि पंजाब की भूमिका इस आंदोलन में आप कैसे देखते हो? नहीं, लीड कर रहे हैं भाई। पंजाब के साथी जो हैं, किसान साथी, हरियाणा के जो साथी हैं, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और इसी वजह से ये आंदोलन ना तो टूटेगा ना ये आंदोलन बिकेगा। अगर इसमें और कहीं के कुछ साथी घुस गए होते, जैसे सरकार कुछ घुसाने की कोशिश कर रही है, आप देख भी रहे हैं कि कुछ किसान संगठन ऐसे हैं और कुछ किसान साथी ऐसे हैं जो केवल एमएसपी की बात कर रहे हैं। भाई हम एमएसपी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात इस बात की कर रहे हैं कि तीनों कानून वापस लो आप और एमएसपी को कानून दर्जा दो। तो आप एक की बात क्यों कर रहे हैं? तो जो लोग ये बात कर रहे हैं वो सरकार के भेजे हुए दलाल हैं, इस आंदोलन को तोड़ने वाले लोग हैं। इस आंदोलन की तो सीधी सी मांग है, तीनों कानून वापस लो और आप एमएसपी को कानून बनाओ, कानूनी दर्जा दो। इससे कम पे कुछ नहीं। इसलिए क्योंकि पंजाब लीड कर रहा है, हरियाणा लीड कर रहा है, ये आंदोलन सफल होगा और टूटेगा नहीं। नौजवानों के लिए आपका कोई संदेश? बहुत सीधा सा, जवानी अगर बदलाव नहीं कर सके, टक्कर नहीं ले सके और तानाशाह सरकार को घुटनों पर नहीं ला सके तो जवानी नहीं है। और ये तो फिर पंजाब की जवानी, हरियाणा की जवानी, उत्तर प्रदेश की जवानी, मध्य प्रदेश की जवानी, महाराष्ट्र, बंगाल, पश्चिम बंगाल और आप देखें कर्नाटक, तमिलनाडु, कहां के पूरे देश के नौजवान इस आंदोलन में जुड़ते जा रहे हैं और सबको दिख रहा है इस आंदोलन में जितना भी काम कर रहे हैं नौजवान ही कर रहे हैं। वो कपड़े भी धो रहे हैं, वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो लंगर भी बना रहे हैं, वो सबको जो है खाना भी खिला रहे हैं और यहाँ भी पानी सर्व कर रहे हैं। तो जवानी जिंदाबाद और जवान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। ये किसानों की, जवानों की और इस देश के सभी लोगों की लड़ाई है। नौजवानों को मेरा सिर्फ इतना ही संदेश है, अपने घरों में जो भी टीवी हैं ताले लगा दो उन पर, कोई टीवी रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। अपने सिम जियो के हैं बदल दो उन्हें। कोई भी रिलायंस का सामान, कोई भी अंबानी का, अडानी का सामान, अंबानी का सामान, कोई भी लाला रामदेव का सामान, पतंजलि का खरीदने की जरूरत नहीं है और पूरी ताकत से इस आंदोलन में साथ देने की जरूरत है। आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ सकते हैं, जो मैंने तरीके बताए इसके हिसाब से आप साथ दें। अगर आप साथ यहां खड़े होंगे उसका कुछ रुतबा ही अलग होगा, उसकी ताकत ही कुछ अलग होगी। और भाई मुझे भी देखो मेरे साथ कितने लोग हैं, हम जैसे नौजवान साथ में हैं तो जवानों को डरने की क्या जरूरत है। सब लोग इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। सर बहुत धन्यवाद आपका हमें समा देने के लिए। और ਇਹ ਸਨ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ GT Road FM।